वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। बांग्लादेश को लेकर हर तरफ चर्चा है। बांग्लादेश में अगर बात करें तो ये जो उथल पुथल है ये पिछले 2 महीने से चल रही थी, लेकिन सत्ता का नाटकीय उलटफेर महज 45 मिनट में हुआ। जी हाँ, जो आंदोलन था वो लगातार चल रहा था और उस आंदोलन ने, कहते हैं ना कि कोई आंदोलन जब बहुत तेजी से बढ़ता है तो उसका जो रिजल्ट है वो कुछ ऐसा होगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। बांग्लादेश में आवामी लीग की नेता और पीएम शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, यहां तक कि अपना देश भी छोड़ना पड़ा। इस पर एक तरफ कहा जा रहा है कि इन हालातों के लिए खुद शेख हसीना की तानाशाही और कार्यशैली जिम्मेदार है, तो दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि शेख हसीना बांग्लादेश को विकास और उन्नति के रास्ते पर ले जा रही थी, लेकिन ये कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आया। बातें अलग अलग हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? क्या हुआ कि वहां पर इस तरीके का जनादेश, इस तरीके के जन आंदोलन देखने को मिले। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने बांग्लादेश में कट्टरवाद की हवा को कभी बहने नहीं दिया, अंकुश लगाकर रखा। साथ ही भारत के साथ भी जो रिश्ते हैं वो अच्छे रिश्ते हैं और कट्टरवादियों को यही सब बातें खलती रही और तख्ता पलट के पीछे आरक्षण की जो बात हो रही है वो महज एक बहाना है। वास्तव में कहा जा रहा है कि एक गंभीर साजिश है, कहा तो यह भी जा रहा है कि यह अंतरराष्ट्रीय साजिश है। शेख हसीना बंगबंधु मुजीबुर रहमान की बेटी है। मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान की जेल में कई वर्ष गुजारे थे। पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान के इस इलाके में अपना दमन चक्र चलाया था। लोग आज भी टिक्का खा के अत्याचार को नहीं भूले हैं। पाकिस्तानी सेना की बर्बरता तभी रुकी थी जब मुक्त वाहिनी सेना के जरिए बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने थे। यहाँ से भारत और बांग्लादेश के बीच बेहतर संबंधों की शुरुआत हुई और इस तरीके का तख्ता पलट पहली बार नहीं हुआ है। इस तरीके की घटनाएं बांग्लादेश में लगातार होती रही हैं। आखिर बांग्लादेश की अस्थिरता और वहाँ पर जो तख्ता पलट की घटनाएं हैं उससे जो चिंता है वो भारत में क्यों है? आखिर क्यों भारत में इस बात को लेकर चिंता है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है? अगर हम बात करें, अगस्त 1975 में सेना के जरिए एक तख्ता पलट में मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। तब उनकी पत्नी और 2 बेटे मारे गए थे। शेख हसीना विदेश में पढ़ रही थी, इस वजह से वे बच गई। तख्ता पलट के बाद जिला उर रहमान राष्ट्रपति बने, लेकिन उनकी भी 82 में हत्या कर दी गई। इसके बाद सत्ता जनरल इरशाद के हाथ में आ गई। शेख हसीना 1991 में सियासत में आई। जी हाँ, बांग्लादेश की राजनीति में 1991 में उन्होंने कदम रखा। पहला चुनाव उनकी पार्टी हार गई। तब बीएनपी नेता खालिदा जिया पीएम बनी, लेकिन 1996 में आवामी लीग जीती और शेख हसीना पीएम बनी। 2001 में वे फिर चुनाव हारी, लेकिन 2008 में उन्हें दोबारा जीत हासिल हुई। वे देश की प्रधानमंत्री बन गई। इससे पहले 2004 में उनकी हत्या का प्रयास भी किया गया था। बांग्लादेश में 2009 में अर्धसैनिक बलों ने विरोध किया, कुछ सैनिकों की हत्या भी कर दी गई थी। बांग्लादेश में उथल पुथल चलती रही है, लेकिन इसके बाद शेख हसीना की सरकार निरंतर मजबूत होती रही। 2024 में बीएनपी और दूसरी कुछ विपक्षी पार्टियों ने चुनाव में भाग नहीं लिया था। शेख हसीना की पार्टी बड़े मतों से जीती, लेकिन इस चुनाव को लेकर दुनिया भर में छींटाकशी हुई। हालांकि शेख हसीना के समय जो जीडीपी थी वो 7.28 रही, लेकिन 6 महीने बाद ही उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी। अब उस पहलू पर आते हैं जिसमें छात्र आरक्षण को खत्म करने की लड़ाई में आ गया है। जी, आरक्षण को लेकर कहा जा रहा है कि जितना बड़ा आंदोलन हुआ ये आरक्षण की वजह से आंदोलन हुआ। दरअसल मुजीबुर रहमान ने 1972 में मुक्ति योद्धाओं के लिए 30% आरक्षण का प्रावधान किया था। वे बंगबंधु कहलाते थे और राष्ट्र के जनक थे। लोगों में उनका और मुक्ति योद्धाओं के प्रति सम्मान था, इसलिए इस प्रावधान का तब पूरे देश में सम्मान किया गया, लेकिन धीरे धीरे इसे अनुचित माना गया। 2018 में आरक्षण की इस व्यवस्था को खत्म किया गया था, लेकिन 2024 में इसे फिर से शुरू किया गया तो युवक भड़क गए। इसके पीछे कारण बताया गया कि अब मुक्ति योद्धाओं के पोते पोतियों को आरक्षण देने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जी हाँ, आरक्षण मुद्दा ही ऐसा है। दूसरा, बांग्लादेश में भले ही आर्थिक उन्नति हुई और देश को विश्व जगत में संतुलन रखते हुए शेख हसीना ने देश को बेहतर ढंग से चलाया, लेकिन बेरोजगारी की जो समस्या है वो बढ़ती गई। इस समय बांग्लादेश में 17 करोड़ में
3,02,00,000 लोग बेरोजगार हैं। दरअसल शेख हसीना सरकार ने युवाओं के आंदोलन को देखते हुए यह आदेश वापस ले लिया था, लेकिन उनका एक बयान भारी पड़ गया। उन्होंने कहा कि यह छात्रों का नहीं बल्कि रजाकारों का आंदोलन है, इसमें रजाकार शब्द को समझना होगा। दरअसल 1971 में जो लोग मुक्ति वाहिनी का विरोध कर रहे थे और पाक सेना का समर्थन कर रहे थे, उन्हें रजाकार कहा जाता है। रजाकारों ने तब काफी अत्याचार किए थे। शेख हसीना की इस टिप्पणी ने छात्रों को और ज्यादा उकसा दिया, या इसके पीछे जो राजनीतिक साजिशें थी वो और उन साजिशों को बल मिल गया। लेकिन इस पूरे मामले में असली खेल यह है कि जितना ये छात्रों का आंदोलन था, उससे ज्यादा वहां की कट्टरवादी ताकतों ने इसे हवा दी। वजह साफ थी, शेख हसीना की नीतियों को भारत के अनुकूल भी माना जाता रहा है। यह भी एक वजह है। शेख हसीना कभी कट्टरवाद की ओर नहीं झुकी है। यह भी कहा जाता है कि विश्व देशों के संतुलन को वे बनाकर रखती थी, इसलिए बांग्लादेश की कट्टरवादी मजहबी ताकतें हमेशा खालिदा जिया का साथ देती रही। लेकिन इस बार खालिदा जिया को शेख हसीना को हटाने का बड़ा मौका मिल गया। यह तो अलग बात है कि उन्हें किन किन बाहरी शक्तियों का साथ मिला, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि इसमें विदेशी ताकतें भी पूर्ण रूप से हावी रही। शेख हसीना के खिलाफ यह माहौल भी बना कि उन्होंने चुनाव में गड़बड़ी कराई और विपक्ष चुनाव से दूर रहा। शेख हसीना जबरदस्ती तो विपक्ष को चुनाव नहीं लड़ा सकती थी, लेकिन विपक्ष ने उन पर तानाशाही और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगाए। खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी काफी लचर हालात में रही, लेकिन वे भी इस मुहिम में आंदोलन में साथ हो गई छात्रों के। कहा जाता है कि शेख हसीना ने बड़े सैन्य अधिकारी को 45 मिनट में दफ्तर छोड़ने का आदेश दिया था। उसी तर्ज पर उन्हें भी 45 मिनट में देश छोड़ना पड़ा। किसी तरह वे अपना त्याग पत्र सौंपकर बांग्लादेश से भारत चली आई। अब उन पहलुओं पर आते हैं जो भारत के लिए भी चिंता है, जो भारत के लिए बड़ी चुनौती बनी है। बांग्लादेश की घटना ने बड़ा उथल पुथल किया है, लेकिन माना जा रहा है कि इसका जो असर है वो सीधा भारत पर भी पड़ेगा। भारत को अब चौकन्ना रहना होगा। यही वजह थी कि बांग्लादेश की घटना के तुरंत बाद भारत में हाई लेवल पर कई मीटिंग हुई। इस घटनाक्रम के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ हिंसा और उपद्रव होने लगे। जाहिर है कि दंगा उपद्रव करने वाले छात्रों के आंदोलन में कट्टरवादी संगठनों के लोग भी थे। ये भारत के हमेशा विरोध में रहे हैं। उन्होंने मौका देखकर हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ऐसे में भारत के सामने घुसपैठ की समस्या भी उत्पन्न हो गई, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में कहीं ना कहीं भारत के सामने चुनौती थी। एक तरफ हिंदू लोग भारत में आने की कोशिश कर रहे थे, दूसरी ओर बांग्लादेश के अंदर जो हालात बने उससे बहुत सारे लोग भारत की ओर रुख करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में जो बॉर्डर एरिया है उसे सुरक्षित रखने के लिए बड़ी चुनौती रही। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि बड़ी संख्या में भारतीय छात्र भी रहते हैं। माना जा रहा है कि वहां 1.25 लाख हिंदू अल्पसंख्यक है। इससे मामला काफी संवेदनशील हो गया। ऐसी स्थितियां अफगानिस्तान में भी रही, इस तरीके के हालात वहां भी रहे और ऐसे ही हालात पाकिस्तान में भी है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि पश्चिमी बंगाल के साथ भारत की जो सीमा है वो 4096 किलोमीटर की है। यह बहुत संवेदनशील इलाका है और यही सीमा जो है वो सबसे बड़ी चिंता का विषय भी है। एक तो जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं वो भी भारत आना चाहेंगे, और एक वो लोग जो वास्तव में वहां पर त्रस्त हैं वो भी भारत आना चाहेंगे। इस तरीके के हालात के बाद जो सबसे नजदीक देश है जहां पर बांग्लादेश का व्यक्ति आना चाहेगा वो तो भारत है, क्योंकि ना वो पाकिस्तान जाना चाहेगा, ना वो अफगानिस्तान जाना चाहेगा, ना श्रीलंका जाना चाहेगा। हर किसी की हालत सबके सामने है कि वहां पर उन देशों के हालात क्या है। ऐसे में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो यही होगी कि जो बॉर्डर एरिया है उस पर घुसपैठ को कैसे रोका जाए। यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है। पहले ही बांग्लादेशी जो शरणार्थी हैं उन्हें लेकर बहुत सारे सवाल खड़े रहते हैं। ऐसे में अब एक और बड़ी चुनौती है। और अगर हम देखें, चिंता का एक और विषय है, भारत बांग्लादेश के बीच कारोबार और आर्थिक व्यापार की जो मजबूत स्थिति रही है उसमें भारत का कुल निर्यात में 12% बांग्लादेश का होता है। भारत और बांग्लादेश के बीच 1.18 लाख करोड़ का कारोबार होता है। अनाज से बिजली तक सब कुछ व्यापार होता है। भारत बांग्लादेश से कपड़ा, जूट, चमड़ा, चीनी मिट्टी के बर्तन आदि मंगाता है, जबकि भारत से बांग्लादेश को चावल,
रुई और इंजीनियरिंग का जो सामान है, गेहूं है, ये सब निर्यात होता है। इसके अलावा भारत बांग्लादेश के बीच व्यापार मेले, उत्सव आदि भी लगते हैं, ये भी कारोबार बढ़ाते हैं। भारत के लिए समस्या उन बड़ी परियोजनाओं को लेकर भी है जो भारत बांग्लादेश में स्थापित किए हुए हैं, जिन पर आगे अभी काम किया जाना है। गौरतलब है कि चीन, अमेरिका तमाम देशों की बांग्लादेश पर नजर है। खासकर चीन इस क्षेत्र में अपनी दखल बढ़ाने के लिए मदद और विकास में सहयोग देने की कोशिश करता है। यदि वहां पर भारत के विरोध वाली सत्ता आती है तो भारत के लिए काफी मुश्किल होगी, जबकि चीन पाकिस्तान के लिए वहां के अवसर खुल जाएंगे। ऐसे में भारत की पहली कोशिश यही होगी कि वहां स्थितियां एकदम विपरीत ना हो जाएं, खासकर ये देखते हुए कि भारत के पड़ोस के पाकिस्तान, चीन ही नहीं, मालदीव, नेपाल भी भारत के लिए आजकल बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि गाय बगाए वहाँ पर भारत के विरोध में आवाज़ें उठती रहती हैं। गौरतलब है कि 2023 में शेख हसीना के समय भारत ने 3 बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए थे। अब इस तरह चिंता बढ़ी है। भारत बांग्लादेशी मैत्री पाइपलाइन, तीस्ता परियोजना के साथ साथ रेल और थर्मल पावर से जुड़ी कई ऐसी छोटी बड़ी योजनाएं हैं जिन पर संकट के बादल छाए हुए हैं। भारत के अंदर एक संवेदनशील ये मुद्दा इसलिए भी है कि यहाँ पर सियासत में बहुत कुछ हो जाता है और सियासत भुनाने का मौका भी इसको माना जा सकता है। ऐसे में ऐसे बयान भी आ सकते हैं जो भारत के अंदर जो माहौल है उसे खराब कर सकते हैं। बांग्लादेश की स्थितियों को बहुत सारे लोग मौका भी मान सकते हैं, लेकिन इसके खतरनाक पक्षों को नहीं देख रहे हैं। खासकर सोशल मीडिया में ऐसे लोगों की भरमार है। ऐसे लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संबंधों और कूटनीति को भी नहीं समझते, वो इसे इलाकाई राजनीति की तरह देखते हैं। आमतौर पर कई बड़े नेता भी हैरत भरे बयान दे देते हैं, इससे देश के अंदर माहौल बिगड़ता है। सोशल मीडिया में ऐसी बचकानी टिप्पणियां भी की जाती है कि जो बांग्लादेश में हो सकता है वह भारत में भी हो सकता है। और अफसोस यह है कि ऐसे लोग देश के मंत्री भी रह चुके होते हैं। कई लोगों ने इसके लिए सीधे सीधे परिस्थितियों को जाने बगैर शेख हसीना को जिम्मेदार बता दिया। कई लोग इस तरीके की सलाह भी देने लगे कि तुरंत 1971 जैसा कुछ किया जाए। कई लोग समय परिस्थितियों को देखे बगैर इंदिरा गांधी जैसे नेता की जरूरत बताने लगे। दरअसल 1971 और आज की परिस्थितियों का अंतर वे नहीं जानते, लेकिन यह सब ठीक नहीं है। इसे राजनीतिक रंग नहीं दियाना चाहिए। विश्व मंच पर भारत की स्थिति बहुत मजबूत हो रही है। आर्थिक क्षेत्र में भी हम बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में विश्व की शक्तियां किसी भी तरह भारत को रोकना चाहती हैं। ऐसे में बांग्लादेश जैसी घटनाएं भारत को भी प्रभावित करती हैं। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि कैसे ना कैसे कर भारत की जो प्रतिष्ठा बढ़ी है, जो आर्थिक मजबूतियां बढ़ी है, वो कैसे प्रभावित हो। अंतर्राष्ट्रीय साजिशों की जो बात हो रही है वो भी बड़ी बात है। आखिर भारत जो है आज पूरे विश्व में एक बड़ा मुकाम रखता है। तो ऐसे में जो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हैं जो भारत को रोकना चाहती हैं, उनका भी इस घटना के अंदर बड़ा हाथ हो सकता है। आखिर बांग्लादेश के अंदर आपकी राय क्या है और बांग्लादेश की घटना को आप किस तरह देखते हैं, इस पर अपनी टिप्पणी अवश्य दीजिएगा। अपने कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। इस विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।